चलो आगे बढ़ते बच्चों, आगे कुछ और क्वेश्चंस। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, देन देखो हमने थियरी में डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को भगाते हो परपेंडिकुलर, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर इस प्लेन के अंदर जा रहा है और आप अगर इसके अंदर किसी चार्ज को फेंकते हो, तो मतलब आपने इस प्लेन के अंदर फेंक दिया और ये प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने चार्ज को फेंक दिया। ऐसे केस में ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे v क्रॉस b का डायरेक्शन, मान लो यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा। पर क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री रखा है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और इसको सर्कल में घुमाता है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं होता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, हाँ, पर हम वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलते हैं क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो चेंज होते रहता है ना। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? डायरेक्शन चेंजेस, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो भी हम बोलते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका डायरेक्शन बार बार हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है पर वेलोसिटी चेंज होता है। अब देखो, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। समझ गए? इसमें एक और चीज की बात की गई है, काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी बस स्पीड पर डिपेंड करता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास और स्पीड पे। तो उसका किसी भी डायरेक्शन में स्पीड रहने तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी भी कहीं भी हो, बस वेलोसिटी के वैल्यू पे डिपेंड करता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भगाया जाए तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, पर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। उसी तरीके से मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मास इंटू वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पे सेम रहेगा, लेकिन मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, तो क्योंकि वेलोसिटी का बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोमेंटम का भी डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, इसलिए मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं बोल पाओगे। हाँ, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर बोला जाए तो वो कांस्टेंट होगा। अब आप चेक कर सकते हो, इट्स मोमेंटम चेंजेस, यस, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यही आपका ऑप्शन सही है। बाकी देख लो, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसके वजह से ये गलत हो जाएगा। बोथ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर चेंज, नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, ये भी गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ही तो चेंज नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स इज मेड 1/3 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। अब ये वायर है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस d है तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू होता है, लेट्स से दिस फोर्स इज F1, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ये है आपका। अब अगर मान लो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना कर दिया गया, d/3 कर दिया गया, मतलब डिस्टेंस कम कर दिया गया, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, L भी आएगा। बाकी सब कुछ तो सेम है, म्यू नॉट I1 I2, इसको फोर्स F2 ले लेते हैं, L अपॉन 2 पाई d/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 म्यू नॉट I1, ये 3 ऊपर चला गया, I2 L अपॉन 2 पाई d। अब ये पूरा तो पुराना वाला फोर्स हो गया F1, तो ये 3 F1 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका फोर्स जो है 3 टाइम्स बढ़ जाएगा।
इज ट्रिपल्ड, फोर्स इज ट्रिपल्ड, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को भगाओगे तो वैसे भी सर्कल में ही घूमेगा, ये हम जानते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है तो इसको साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड हमने डिराइव किया था 2πm/क्यूबी होता है, 2πm/क्यूबी। तो ये चार्ज पार्टिकल के मास पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस पर डिपेंड करेगा। चार्ज पे डिपेंड करता है, किस पे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, यही हमारा आंसर है। मास पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी, मैग्नेटिक फील्ड पे भी, और चार्ज पे, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज पार्टिकल के, तो यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्लेस्ड डिस्टेंस d अपार्ट, कैरी करंट्स I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये लो भाई, यहाँ पे करंट I1 इधर जा रहा है तो I2 इधर आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है दोनों। ठीक है, अब द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द वायर्स, एकदम बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड आपको ढूंढना है। तो ये डिस्टेंस इस वायर के लिए, इस वायर से आपको, इसका मतलब ये आधा डिस्टेंस हो जाएगा d/2, सॉरी, मतलब इस वायर से d/2 डिस्टेंस पे आपको ढूंढना है, और इस वायर से भी d/2 डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है वो ऐड कर देना है। पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ से, मतलब पहले ये देख लो कि क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड कर देना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो भाई यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स आपको पता है, ऐसे घुसेगा, ऐसे जाएगा। मतलब लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ऊपर करंट जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से घुसेगा, तो यहाँ से निकल के यहाँ से अंदर जाएगा। तो पहले वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेता हूँ, जो कि अंदर की ओर जा रहा है। अब ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब आपका नीचे रहेगा, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, इसके ऐसे ऐसे घूमेंगे, इसके अराउंड ऐसे घूमेंगे, इसका मतलब यहाँ से आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है यहाँ पे, और इसको हम B2 ले लेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ही घुस रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक B जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर दो। लॉन्ग स्ट्रेट वायर d डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πd, पर यहाँ पे डिस्टेंस d/2 ही है क्योंकि हम बीच में निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। प्लस इसका भी ऐसे ही होगा, μ0I/2/2πd/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और बस आप इसको ऐड कर दो, μ0I1 प्लस I2 हो जाएगा अपॉन πd। ये आपका आंसर आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो μ0I1 प्लस I2 अपॉन πd, दैट इज ऑप्शन बी। राइट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मोमेंटम सेम है, एंटर परपेंडिकुलर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर परपेंडिकुलर गए तो आपको पता है कि ये दोनों सर्कल में घूमेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज मोर कर्व्ड, मोर लिखा है यहाँ पे, मूव नहीं लिखा है, मोर कर्व्ड। कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम, नेग्लेक्ट द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन, और दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड। कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड देन प्रोटॉन। कर्व्ड पाथ मतलब सर्कल में घूम रहा है वो, और दोनों का एक हिसाब से समझ लो रेडियस निकाल लोगे, आर ज्यादा रहा तो मोर कर्व्ड मतलब क्या होता है, मोर कर्व्ड मतलब मोर रेडियस, मोर कर्व्ड मीन्स मोर रेडियस। तो पहले देख लेते हैं, ये साइक्लोट्रॉन मोशन होगा, और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो mv/qb होता है, मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मोमेंटम हम पी लिख देते हैं,
क्योंकि हम लोग को मोमेंटम दे के रखा हुआ है, मोमेंटा मतलब दोनों का मोमेंटम। तो आप ऐसे समझ लो कि रेडियस जो है इसका, सर्कल में जो घूम रहा है उसका रेडियस मोमेंटम, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, तीन चीज पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने बोला है कि दोनों के पास सेम मोमेंटम है, तो मोमेंटम सेम है दोनों के पास, P दोनों का सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का चार्ज का वैल्यू जो होता है वो E के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, बस एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ घूमेगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ घूमेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि सेंस ऑफ रेवोल्यूशन नेग्लेक्ट कर सकते हो, कि मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला है, तो सब कुछ तो सेम ही हो गया ना। सो P भी सेम है, Q भी सेम है, B भी सेम है, इसका मतलब R भी सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। बस खाली क्या होगा कि एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि एक के पास नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑप्शन बी आएगा आपका, कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं सेव कर लूं। यस, चलो। An electron of charge E and mass m is accelerated through a potential difference of v volt। अब मैंने आपको बताया था कि अगर v पोटेंशियल डिफरेंस में अगर तुम किसी चार्ज को भगाते हो तो उसके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E होता है इंटू v, इतना काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ जाएगा। और इट सेंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड डिस्क्राइब्स इस, इट एंटर्स आएगा, सेंटर्स नहीं, इट एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा, सर्कुलर पाथ का रेडियस चाहिए, तो आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी वैसे उसमें। तो आप एक काम करो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो रेडियस है उसमें वेलोसिटी आता है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस v दे के रखा हुआ है। तो एक काम करो, आंसर में भी सब जगह v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है। तो एक काम करो, पहले वेलोसिटी निकालो। कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ m, अब ये मैं v को मोड़ रहा हूँ, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी। तो यहाँ से आपको v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा 2ev अपॉन m, और वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2ev अपॉन m। याद रखना ये वेलोसिटी है और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके अंदर चार्ज को भगाया जा रहा है। अब हम लोग को पता है कि अगर आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन qv। देखा था हम लोगों ने, mv अपॉन qb। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mv अपॉन EB, ये हो जाएगा। अब v का वैल्यू आप यहाँ से उठा के डाल दो ऊपर वाले से, ये रहा v का वैल्यू। सो देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल टू m अपॉन EB, बाहर ही रहने दो, और v का वैल्यू अंडर रूट 2ev अपॉन m। अब रूट में है तो सिर्फ b बाहर दिख रहा है आपको, तो एक काम करो बाकी सबको अंदर भेज दो। तो b को बाहर रहने दो, खाली 1/v, बाकी अंदर भेज दो। अंदर जाते स्क्वायर हो जाएगा, m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, e अंदर जाएगा तो e स्क्वायर हो जाएगा, तो 2ev बाई m। तो एक e यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2mv। ये v आपका कैपिटल V है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और अपॉन e, बस नीचे मुझे लगता है e बच रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आ जाएगा, देख लेना ढंग से। सो ये आपका रेडियस आ गया सर्कुलर पाथ का। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़े। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 81 माइक्रो टेस्ला। देखो ये तुम्हारा कॉइल है, कॉइल ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके एक्सिस पे अगर मैं x डिस्टेंस पर जाता हूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैं इसको b एक्सिस लिख देता हूँ,
अब इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर मतलब इसका रेडियस, अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस, अभी देखो टेक्स्ट बुक में ये z दिया हुआ है, मैं x यूज़ कर रहा हूँ, आप z भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला आपको यही रखना है, x की जगह पे z आ जाएगा अगर आप टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले से जा रहे हो तो। x लिखो, यहाँ x लिखोगे तो x आएगा, यहाँ z लिखोगे तो z आएगा। मतलब सेंटर से z डिस्टेंस पर आपका या x डिस्टेंस पर आपका ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अब आपको यहाँ पे देखो ये क्या क्या देके रखा हुआ है, आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। चलिए ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर सेंटर से इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, तो मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ये जो बी एक्सिस है ये आपको दे के रखा हुआ है, यहाँ पे भाई आपका 81 माइक्रो टेस्ला है, 81 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो देखो ये वाला वैल्यू तो आपको देके रखा हुआ है, अगर सेंटर और इसके बीच में हम रिलेशन ढूंढ ले तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका तो इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने। अब सेंटर का इक्वेशन क्या लिखोगे, आपको पता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये सेंटर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, x का वैल्यू, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही दे क्या, x का वैल्यू एक्चुअली सब सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है, ऊपर नीचे से कैंसल आउट होगा क्या, माइक्रो टेस्ला में आंसर दे रखा है, यूनिट चेंज करना सही रहेगा कि नहीं होगा। चलो एक काम करो, पहले डिवाइड कर दो दोनों को, तो बी ओ अपॉन बी एक्सिस, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, फिर देखते हैं आगे। बी ओ अपॉन बी एक्सिस, अब बी ओ का वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसका वैल्यू है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। तो म्यू नॉट आई तो पहले भेज दो भाई, यहाँ पे 2 भी कैंसल आउट कर दो, अब इसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, और यहाँ पे ये ऊपर चला गया, और नीचे देखो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर के साथ आर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो ये ऊपर भेज दिया आपने, और ये आर और आर स्क्वायर मिलकर आर क्यूब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 है और पावर 3 है, तो मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे बी नॉट अपॉन बी एक्सिस, या बी नॉट अपॉन बी एक्सिस का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बी नॉट और बी एक्सिस नहीं, बी एक्सिस का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, चलो ठीक है देखते हैं, रुको, इज इक्वल टू, आप एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर 1/2 ले लो, और इसको नीचे आर ले लो यहाँ पे, और इसका पावर क्यूब कर दो। देखो एक ही चीज़ हो गई, क्यूब हो गया तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आर क्यूब, तो आर क्यूब तो है ही, अंदर हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसको आर को अंदर ठूस दो, ये स्क्वायर में आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट में, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट अपॉन आर, और इसका पावर क्यूब। देखो फटाफट डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपके मैथ्स के फंडे क्लियर है तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी कर ले जाओगे, लेकिन मैं एक एक स्टेप इस तरह से बता रहा हूँ ताकि अगर मैथ्स में दिक्कत आ रही है समझने में तो वो भी मैं क्लियर कर दूँ एक एक स्टेप से। अब ये आर अंदर घुस जाएगा तो स्क्वायर रूट के तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अंदर घुसा दिया स्क्वायर रूट के, पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये देखो ध्यान से, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो सीधा एक्स अपॉन आर का पावर स्क्वायर, और पूरे का पावर क्यूब। अब एक्स और आर में देखो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्यों बताओ, करोगे भी तो यहाँ पे रेशियो में, डिवीजन में कैंसल आउट हो जाएगा,
तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू 4, r का वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 4 है, r का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर और फिर पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो दैट इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 16/9 का स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर, 1 प्लस 16/9 स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट फिर उसका क्यूब आएगा एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25/9 का क्यूब। अब 25 क्या है बताओ, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो 5/3 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका BO/BX। तो यही निकाल रहे थे ना हम लोग, BAX। तो BO/BAX विल बी इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा ना, 5 5 से 25, 5 से 125, और 3 का पावर आप 3 करोगे तो 3 3 से 9, 3 से 27। अब यहाँ पे मुझे बताओ BX का वैल्यू देके रखा ना 81 माइक्रो टेस्ला, तो इसको उठा के वहाँ लेके चले जाओ, तो BO इज इक्वल टू 125/27 मल्टीप्लाइड बाय BX, सो दैट इज इक्वल टू 125/27 मल्टीप्लाइड बाय, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आ जाए इसके अंदर, एक सेकेंड। चलो BX और BX का वैल्यू क्या है यहाँ पे 81 माइक्रो टेस्ला, तो ये 81 माइक्रो टेस्ला, तो आंसर आपका माइक्रो टेस्ला में ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 3 नहीं 27 1 27 3 125 3 से कितना हो जाएगा, 2 250 होगा, 3 375, तो 125 इंटू 3 375 माइक्रो टेस्ला, तो ये आपका ऑप्शन ए आ गया। अब देखो आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके उसके बाद डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देते तो भी आंसर आ जाता, शायद क्या पता जल्दी भी आ जाता। तो आप कैलकुलेशन देख लेना, देखो मेन चीज़ यही था, दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल के भी सॉल्व कर सकते थे आर और एक्स का, ठीक है, आर और एक्स का वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दो, उसके बाद सॉल्व कर लो, क्या पता इतना लंबा चौड़ा जाता नहीं। अब वो करके देख लें क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा चला गया है। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 और 25 अपॉन आर का वैल्यू 27 हो जाएगा, तो वही चीज़ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम करो, मेरे हिसाब से इतना लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे डाल के ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको भी आसानी हो। ये देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ गया। वैसे यहाँ पे डाल दोगे डायरेक्ट तो भी चल जाएगा। अब देखो कन्वर्ट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका रीज़न क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अगर मान लो ऊपर नीचे सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट भी करते हो, अगर कन्वर्ट भी करते हो तो ऊपर भी वही वैल्यू नीचे भी वही वैल्यू है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो पावर्स एक जैसे हैं, स्क्वायर है पावर 3/2 है, यानी कि अल्टीमेटली ऊपर भी क्यूब है, देखो स्क्वायर हो उसके बाद उसका पावर 3/2 हो, अल्टीमेटली क्यूब है। या फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, 10⁻² मल्टीप्लाई करके इसको खत्म ही करो यार, 3 × 10⁻²। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि भाई सर कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप कन्वर्ट कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब B0/BX क्या हो जाएगा बताओ, B0/BX इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब देखो 9 × 10⁻⁴, आर स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻⁴ प्लस x का वैल्यू 4 × 10⁻² का 16 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴, और इसका पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, आर क्यूब है यहाँ पे, 3 3 9 3 27, तो 27 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, फिर से आपका आर क्यूब है तो 10⁻² का भी क्यूब होगा, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब मतलब
पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, अगर पावर वाला कोई नंबर रहा तो क्यूब का मतलब होता है पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। आर क्यूब विल बी 3 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब 27, और पावर का जब रहता है नंबर और क्यूब का मतलब होता है पावर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -6 आ जाएगा। 27 इंटू 10⁻6 लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 10⁻⁴ का प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप इसको पहले उसका करोगे 1/3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है, चलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10⁻⁴ कॉमन ले लो। अब 10⁻⁴ कॉमन कैसे लोगे, इसका पावर के साथ कॉमन आएगा, तो मतलब 10⁻⁴, ध्यान से देखना, पावर 3/2 अलग कर दो, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 9 + 16 का पावर 3/2 और अपॉन 27 इंटू 10⁻⁶ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, 10 का पावर 2, -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -12, -12 डिवाइडेड बाई 2 -6 हो जाएगा, तो -6 इंटू 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है, तो 25 का पावर 3/2, राइट, होल डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, तो ये गया। अब 25 का पावर 3/2 का मतलब क्या है, मतलब ये 25 का क्यूब करो और 1/2 का मतलब उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 25 का क्यूब करो, 25 का क्यूब हो गया। अब पावर 1/2 होने का मतलब क्या है, पावर 1/2 होने का मतलब है उसका स्क्वायर रूट ले लो, डिवाइडेड बाई 27, तो 25, अब इसको कैसे करोगे बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 127, ये आपका आ गया BO अपॉन BX। वही चीज़ है, थोड़ा अलग तरीके से किया, जैसा भी आपको करना हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि BO इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 127 BAX है। अब ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप BAX माइक्रो टेस्ला में लेते हो तो BO भी आपका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी माइक्रो टेस्ला में ही आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 125 अपॉन, एक सेकेंड, ये 127 कहाँ से आ गया, 27 ही है, सॉरी 27, और BAX का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 81 माइक्रो टेस्ला, 81 माइक्रो टेस्ला। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जैसे आया था हमारा 375 माइक्रो टेस्ला, वो आ जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 375 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है आप देख सकते हो, बस 2 बार मैंने कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करके बताया, बाकी कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A current I flows in a conducting wire of length L. If we bend it in a circular form, then its magnetic dipole moment will be. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ढूंढना है जिसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक L लेंथ का वायर है, इसको आप क्या कर रहे हो, इट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कल में अगर आप बेंड कर दिया, मान लो उसका जो रेडियस है वो R है, तो इसका जो सर्कमफरेंस होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब इसका जो सर्कमफरेंस 2πr है वो लेंथ के इक्वल होगा, तो r का वैल्यू L अपॉन 2π आ जाएगा, ठीक है। हमें ढूंढने क्या बोला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होता तो हम n से भी मल्टीप्लाई कर देते NIA, पर यहाँ पे टर्न्स नहीं है तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, करंट तो I होगा, चलो I रहने दो। अब एरिया क्या होगा, एरिया πr² हो जाएगा, सर्कुलर लूप का एरिया πr², लेकिन इन्होंने L के टर्म्स में दिया हुआ है सब, तो आप ऊपर से R का वैल्यू L अपॉन 2π सब्स्टिट्यूट कर दो, I इंटू पाई और L अपॉन 2π का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये I पाई L² अपॉन 4π², ये गया I L² बाय 4π, I L² बाय 4π, ये आंसर I L² बाय 4π, I L² बाय 4π, I L² आना चाहिए, I एक ही होगा, I L² बाय 4π, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R इज कैरिंग करंट IC इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R
इस कैरिंग करंट IC इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब उल्टा, घड़ी के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस IC. A long straight wire is carrying current IA in a negative direction of x-axis. x-axis के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. तो और ये कहाँ पे रखा हुआ है? बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन. अच्छा, सेम प्लेन में कहीं ना कहीं रखा है. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis मतलब IA करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन and the distance between the center of coil and straight wire is d. स्ट्रेट वायर और सेंटर ऑफ कॉइल के बीच का डिस्टेंस d है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रखा कैसे इसको? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज कैरिंग करंट IC इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. यहाँ ये तो समझ में आया, चलो ठीक है. अच्छा, ओके. इसको कुछ इस तरीके से रखा है कि इनके बीच में डिस्टेंस d है. मतलब आप समझ लो, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन. तो सेम प्लेन में रखा हुआ है, तब कैसे हो जाएगा? एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कॉइल एंड स्ट्रेट वायर इज d. अच्छा ठीक है, फिर ऐसे रखा होगा. अब कॉइल को यहाँ पे, ये स्ट्रेट वायर है IE और ये आपका IE है. अब सेंटर ऑफ कॉइल यहाँ पे मान लो, और इसके बीच में डिस्टेंस आपका d है, ऐसा होगा. और आपका कॉइल हम मान लेते हैं ऐसे है, इसका रेडियस r है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसमें करंट फ्लो हो रहा है IC, इसमें करंट IE. हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा क्योंकि सेम प्लेन में रखा हुआ है, इसी प्लेन में रखा हुआ है, ऐसा भी बोल रहा है ना वो. तो ये हो गया. चलो अब बताओ आगे क्या करना है. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी 0 फॉर वैल्यू ऑफ d इक्वल टू. अच्छा, d का क्या वैल्यू हो कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए. अब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होगा बताओ? एक तो कॉइल के वजह से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा. तो आपका कॉइल के वजह से BC मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, वो बाहर आ रहा है, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, सेंटर पे बाहर की ओर आ रहा है. और अगर आप इसका देखें तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट अगर इधर जा रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे, मतलब यहाँ से ऊपर से घुसेगा और नीचे से बाहर आएगा. अगर आप देखोगे तो इस सर्कल को बड़ा करते जाओ, ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं ना राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से. तो इधर से जाएगा और इधर से बाहर आएगा, इधर से जाएगा और इधर से बाहर आएगा. मतलब अगर मान लो लाइन्स ऑफ फोर्स बड़ा करते जाए तो इस साइड से घुस रहा है, देख रहे हो, इस साइड से घुस रहा है ऐसे, और इस साइड से निकल रहा है. तो इसकी वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर निकलेगा और यहाँ से घुसेगा. एक सेकेंड, नहीं, ऐसे नहीं होगा. राइट हैंड थंब रूल ऐसे, मतलब ऊपर से जाएगा और नीचे से बाहर आएगा. ये भी बाहर ही आ रहा है, तो 0 कैसे होगा? 0 तो नहीं होगा भाई. आई इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो यही है, और एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी यही है. राइट हैंड थंब रूल और बाहर ही आ रहा है. इसमें कुछ घपला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए. क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? देखो ऐसे है, तो यहाँ से तो नीचे से बाहर ही आएगा ना, नीचे से बाहर आएगा. तो या तो इसको क्लॉकवाइज कर दो आप मेरे हिसाब से. रुको मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ. बच्चों मैंने एक्चुअली क्वेश्चन चेक किया, जो आपका क्वेश्चन में डायग्राम भी बना के दिया हुआ है एक्चुअली, और क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया है, और आपका जो करंट है वो जो वायर है वो नीचे दिया है, इस तरीके से दिया हुआ है. तो नीचे दिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. देखो मैं बोल रहा था कि इसकी वजह से जो कॉइल है, कॉइल के वजह से जो सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बाहर आ रहा है. तो कॉइल की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा. डॉट लिख देता हूँ. अब देखो क्योंकि अब ये नीचे है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऊपर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा ना. मतलब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे, मतलब वहाँ से ऊपर से, इस वायर के ऊपर से अंदर जाएगा और फिर यहाँ से बाहर आएगा. समझ रहे हो ना, लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब यहाँ से बाहर आएगा और उसके बाद फिर ऊपर से अंदर जाएगा. तो यहाँ से बाहर आएगा और फिर यहाँ से अंदर जाएगा. तो इस वायर की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जाएगा. उसको मैं BE लिख देता हूँ. ये वायर की वजह से और ये कॉइल की वजह से ये आपका अंदर जाएगा.
समझे? तो इसका मतलब क्या, आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा बताओ? जब कॉइल का बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड BC और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है BE, ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, और इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो सेंटर पे जीरो हो जाएगा। अब देखो कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला होता है सेंटर पे μ0I/2R। तो कॉइल का करंट IC है, दैट इज इक्वल टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो करंट आता है D डिस्टेंस पे, वो क्या आता है μ0I/2πD। तो डिस्टेंस आपका D हो जाएगा। ठीक है, हमें D का वैल्यू ही चाहिए, तो 2 गया 2 गया, μ0 गया μ0 गया, D का वैल्यू आपका आ जाएगा IER/IC पाई। ये रहा IER/IC पाई। देखो IER/IC, ये पाई छोटा लिख दिया, यहाँ पे पाई ऐसे आएगा, तो पाई छोटा एक्चुअली पूरा पाई है ये यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका IER/IC पाई। ठीक है, ये समझ जाना, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ है और कुछ नहीं, तो बाकी सॉल्व करने से मतलब आपको आंसर आपको तो क्लियरली दिख ही रहा है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा IER/IC पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An electron accelerated through potential difference V passes through a uniform transverse मतलब perpendicular magnetic field and experiences a force F। तो हमने देखा था कि अगर perpendicular magnetic field में अगर कोई चार्ज पार्टिकल भागेगा, परपेंडिकुलर भागेगा, तो वो सर्कल में घूमता है। ठीक है, पहले और क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVB sin थीटा। परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी जो है आपका चार्ज पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बोला है मतलब परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने की वजह से ये V यहाँ पे वेलोसिटी है, याद रखना V इज वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी। और एक दूसरा V भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V लेंगे, वो आपका हो जाएगा बिना मोड़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, तो ये आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू QVB। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए EVB, इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब वेलोसिटी, लेकिन हम लोग को वेलोसिटी का कुछ दिया नहीं है यहाँ पे किसका दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को भगाओगे, किसी चार्ज पार्टिकल को भगाओगे, तो उसके पास आती है काइनेटिक एनर्जी, वो होता है Q इंटू V, या फिर आप उसको लिख सकते हो E इंटू V, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है ½mv² इज इक्वल टू EV, ये कई बार कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको V का वैल्यू मिल जाएगा, 2 वहाँ भेज दो तो 2EV और अपॉन m नीचे आ जाएगा, ये वेलोसिटी है। इसको उठा के इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, उसको सर्कल में घुमा रहा है, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 में डाल दो, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV के जगह पे ये पूरा आ जाएगा √2EV/m और इंटू B। ये रहा फोर्स, जो कि अब पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा हो, इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 2V, द इलेक्ट्रॉन इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड्स विल एक्सपीरियंस। अब अगर मान लो V की जगह पे हमने 2V कर दिया, तो फोर्स F' कर दो, नया फोर्स, तो F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E√2E। अब V की जगह पे 2V कर दो अपॉन m इंटू B, ये नया फोर्स है। पुराने नए फोर्स को डिवाइड कर दो, तो F'/F। अब देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2V बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर रूट में 2V बचेगा, ये बच जाएगा, बाकी सब ऊपर वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा।
और नीचे में कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया कि नहीं? बी गया, यहाँ पे एम, टू, ई सब चला गया, तो इसका सिर्फ एफ डैश के सामने टू बी बचेगा और इसका सब कैंसिल आउट हो जाएगा एफ के सामने। एफ के सामने कुछ नहीं बचेगा, एफ डैश के सामने अंडर रूट टू बचेगा खाली, नहीं सॉरी अंडर रूट टू बचेगा, वी भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये टू एक्स्ट्रा है जो एफ डैश के सामने है रूट के अंदर, वी भी चला जाएगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू रूट टू एफ आ जाएगा, मतलब आपका फोर्स रूट टू एफ हो जाएगा अगर आपने पोटेंशियल टू वी कर दिया तो। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई सबटेंड्स एन एंगल पाई बाय 16, रेडियन में दिया हुआ है पाई बाय 16 एट इट सेंटर, द रेडियस ऑफ अ मेटल वायर इज यूनिफॉर्म। मतलब एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट आई है, लेकिन ये पूरा कॉइल नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक हिस्सा है पूरे सर्कुलर कॉइल का, और उस हिस्से का जो एंगल है वो एंगल देके रखा है पाई बाय 16। द मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे ढूंढना है, तो आप क्या करोगे बताओ? तो इसका तो फॉर्मूला है ना, एक सेकेंड। अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई सबटेंड्स एन एंगल पाई बाय 16 एट इट्स सेंटर। हाँ ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला है ना, सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू डाल दो, थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और पाई बाय 16, तो कितना हो जाएगा? पाई पाई कैंसिल, 16 4 तो 64, म्यू नॉट आई अपॉन 64 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 64 आर, ऑप्शन बी आ जाएगा। फॉर्मूला है सीधा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नहीं। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, when the energy of the particle becomes 3 times the original energy मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब एनर्जी आपका E2 जो है वो 3 टाइम्स ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इनिशियल एनर्जी। तो अगर मान लो आपकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से 3 टाइम्स बढ़ जाता है, तो रेडियस भी बढ़ा होगा, राइट? तो कितना रेडियस बढ़ा है वो आपको, द न्यू रेडियस विल बी, तो नया रेडियस क्या होगा? तो आप देखो, आप यहाँ पे पहले काम करो, आपका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू वी। तो रेडियस किस पर डिपेंड करता है? मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताओ? हम यहाँ पे देखो, चार्ज पार्टिकल का हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं तो वो किससे बढ़ा सकते हैं? उसका मास नहीं बढ़ा रहे हैं, चार्ज नहीं बढ़ा रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रहा है तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो आप ये देख लो कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी टू स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू 3। अब सेम पार्टिकल का हम लोग एनर्जी चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उसका मास चेंज नहीं होगा। 3 टाइम्स उसकी इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा, वी को मोड़ दो तो एम और एम तो गया, हाफ और हाफ भी गया, तो वी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स वी वन स्क्वायर। इसका मतलब वी टू विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 वी वन हो जाएगा। तो हमने वेलोसिटी जो है वो रूट 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है, अगर 3 टाइम्स हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो। अगर उसका स्टार्टिंग में रेडियस आर है तो वो क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन क्यू बी, बाकी सब कुछ सेम रख रहे हैं हम लोग। और अब जो नया रेडियस है, मान लेते हैं नया रेडियस आर डैश है, तो वो क्या हो जाएगा? एम, ये मान लो v1 है और ये हो जाएगा v2 अपॉन क्यू बी। वेलोसिटी पहले v1 था, बाद में v2 था, दोनों को डिवाइड कर दो, r डैश अपॉन r क्या हो जाएगा? m v2 अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाय m v1 अपॉन क्यू बी। तो बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बचेगा क्या? v2 अपॉन v1। अब v2 इज इक्वल टू रूट 3 v1 है, तो रूट 3 v1 अपॉन v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 बच जाएगा। r डैश इज इक्वल टू रूट 3 r हो जाएगा फिर। तो नया रेडियस जो है वो रूट 3 r आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है रुको, आ रहा है, ये रहा। A straight wire carrying current I is turned into a circular loop
स्ट्रेट वायर था, उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा था, उसे एक सर्कुलर लूप बना दिया गया। स्ट्रेट वायर को अगर आप सर्कुलर लूप बना दोगे तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसका जो लेंथ होगा वही इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। मान लो इसका रेडियस आर है, तो फिर से वही चीज़, इसका जो लेंथ है और इसका जो सरकमफेरेंस है वो दोनों सेम है। अब बताओ आगे क्या करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज m, द लेंथ ऑफ द वायर इज। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए होता है। तो भाई m का वैल्यू I इंटू ए, आई इंटू एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर चाहिए, तो आप r की जगह पे, यहाँ से r की जगह पे क्या लिख सकते हो, l अपॉन 2 पाई। तो r की जगह पे l अपॉन 2 पाई लिख दो, आई पाई l अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आई पाई l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई और पाई गया, तो l स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 4 पाई को वहाँ भेज दो, तो 4 पाई m अपॉन आई, तो यहाँ से आपको l का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट 4 पाई m अपॉन आई। बताओ क्या आंसर, 4 पाई m अपॉन आई, 4 पाई m अपॉन आई, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है।